दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं फिर से लेकर हाजिर हूं समीक्षा अधिकारी की क्लास को। जी हां दोस्तों, आज हमारा 56वां लेक्चर है। देखिए इसी सीरीज में 30 लेक्चर में आपको डिटेल से सभी चैप्टर के बारे में पढ़ाया गया। उसके बाद 31वें नंबर से जो आपकी क्लास दी जा रही है वे प्रीवियस ईयर प्रश्नों से संबंधित क्लास है। ठीक है, तो आज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर वाली क्लास देखेंगे तो आज हमारी 26वीं क्लास है। ओवरऑल देखेंगे तो आज हमारी 56वीं क्लास है। अगर आपने पूरे वीडियोज नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां जाकर वीडियो को जरूर वॉच करिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न कभी न कभी आपके परीक्षा में पूछे गए। आज जो हम कवर करने वाले हिंदी में ये सभी के सभी चैप्टर भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आरओ प्री और मेंस की जो परीक्षा हुई थी 2014 और 2016 में, उसके भी सवाल कवर किया जाएगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसका सवाल आएगा। जेई का एग्जाम हुआ था, उसका सवाल आएगा। यूपीपीएससी के एग्जाम के सवाल भी पूछे जाएंगे और एक आध प्रश्न में आईएएस के सवालों का भी रखा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ तैयार है हमारा और किस तरह से प्रश्न आते हैं, कितनी बढ़िया तैयारी हो पाई है। इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आए तो आप कितना जवाब दे पाते हैं, इन सारी बातों का अंदाजा आज लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास कुछ किताबें हैं आपके समीक्षा अधिकारी के लिए, विशेष किताबें हैं। इसके अलावा दोस्तों अपनी हिंदी हमारी सबसे बेहतरीन बुक है, सुपर सेलिंग बुक है, इसका बैच भी शानदार चल रहा है। बाकी आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हो तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और साथ में जुड़ के तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर। सवाल ध्यान से पढ़िएगा और आराम से उत्तर दीजिएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि सर सवाल बहुत आसान है। अच्छी बात है, आसान है तो पूरा नंबर पाइए आप, है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर विलोम शब्द है और ये सवाल दोस्तों विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि आजादी शब्द का सही विलोम क्या होगा। आजादी का विलोम क्या होगा, तो देखिए नौकरी तो होगा नहीं, ठीक है, नौकरी भी नहीं होगा, सेवा भी नहीं होगा, चाकरी भी नहीं होगा। याद रखेगा आजादी का विलोम क्या हो जाता है, तो आजादी का विलोम हो जाता है गुलामी। आजादी का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, गुलामी हो जाता है। इसी तरह से एक और सवाल देता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाता है, तो स्वतंत्र यानी अपने तंत्र की बात कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो इसका उल्टा हो जाता है परतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का परतंत्र। ठीक है, इसी तरह से स्वाधीन का क्या हो जाता है, स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन का क्या हो जाता है, तो स्वाधीन का हो जाता है पराधीन। क्या हो जाता है, पराधीन। स्वाधीन मतलब अपने अधीन और पराधीन मतलब क्या हो जाता है, दूसरे के अधीन। ठीक है, तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखिए। क्या पता आज आपसे आजादी गुलामी पूछा, कल आपसे स्वतंत्र परतंत्र पूछ ले या फिर स्वाधीन पराधीन पूछ ले, पूछा जा सकता है ना। इन सवालों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल ये यूपी विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं दिया गया। ठीक है, पहले से विलोम शब्द दिया गया है, आपको पहचानना केवल यह है कि क्या सही नहीं है, कौन सा वाला सही नहीं है। जैसे लिखा स्वजन का दुर्जन, तो दोस्तों यही सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप स्वजन कहते हैं तो स्वजन का विलोम क्या हो जाता है, स्व। स्व माने अपना, जन माने लोग, अपने लोग को कहते हैं स्वजन। और इसी तरह से क्या कर देंगे, इसका हो जाता है परजन यानी दूसरे लोग। ठीक है, अगर दुर्जन का बताना ही था, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है, तो दुर्जन का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, सज्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है। बाकी श्याम माने काला होता है तो श्याम का श्वेत हो जाता है, सृजन का संहार हो जाता है, संक्षेप का विस्तार हो जाता है। ठीक है, बाकी सब तो सही दे रहे हैं, जो गलत है उसकी पहचान करना है आपको। तो आगे बात समझ में, यहां पर क्या हो जाएगा, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। इसी तरह से एक पूछता है सभ्य का। ठीक है, क्या पूछता है, सभ्य का विलोम पूछता है। तो सभ्य के दो विलोम होते हैं। एक तो सभ्य का आसानी से आप बता सकते हैं कि बहुत असभ्य है, या सभ्य का विलोम क्या हो सकता है, बर्बर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यही सभ्यता पूछ दे तब, सभ्यता पूछ दे तब, अगर सभ्यता पूछ देगा तो आप इधर क्या कर देंगे, बर्बरता कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, बर्बरता कर दीजिएगा, बर्बरता। ठीक है, बर्बरता, गलत हो गया। ठीक है, बर्बरता। ठीक है, ये कर लीजिएगा, सभ्यता का बर्बरता कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो नैसर्गिक का अर्थ पहले समझिए क्या होता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम। क्योंकि प्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जैसे पहाड़, झील, नदियां, समुद्र, ये हमने आपने नहीं तैयार किया, ये प्रकृति ने तैयार किया। लेकिन उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मानव ने तैयार किया, है कि नहीं। तो नैसर्गिक का विलोम भी क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। प्राचीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन का नवीन भी हो जाएगा और प्राचीन का अर्वाचीन भी हो जाता है। प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन दोनों हो जाता है। ठीक है, नवीन का क्या हो जाएगा, तो नवीन का प्राचीन कर सकते हैं यानी पुराना। ठीक है,
ठीक है। इसी तरह से पुरातन का क्या हो जाएगा, पुरातन, पुरातन का नवीनतम हो जाता है, क्या हो जाता है, पुरातन का नवीनतम हो जाता है। ठीक है, तो मिलता जुलता शब्द पकड़िए, ऐसे भी सवाल आते हैं परीक्षा में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। अगर आपको आसान भी लग रहा है तो इस बात का भरोसा कीजिए कि सवाल परीक्षा में आया है तब हम चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा हम चर्चा ही क्यों करते हैं, है कि नहीं। आगे बढ़िए, यह सवाल भी देखिए, विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अवज्ञ नाम का तो कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, हां, अवज्ञ की जगह पे अगर ये पूछता आज्ञा, आज्ञा, तो आज्ञा का क्या हो जाता दोस्तों, आज्ञा का हो जाता अवज्ञा, क्या हो जाता आज्ञा का, अवज्ञा, किसी का आज्ञा मानना और किसी की अवज्ञा करना, मतलब अवहेलना करना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह से अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ मत करिएगा। अभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है, तो अभिज्ञ का विलोम हो जाता अनभिज्ञ, क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। ठीक है, और कृतज्ञ जो उपकार को मानता है उसका विलोम क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाता है। ठीक है, जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, तो फिलहाल जो सही उत्तर है अल्पज्ञ का वो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, ये हो जाता है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम दोस्तों बहुज्ञ भी हो सकता है, बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है, तो भी विलोम हो सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आखिरी सवाल है विलोम शब्द का। यह सवाल भी विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम क्या है, सत्कार, तो सत्कार का विलोम क्या हो जाता है, किसी का सत्कार करना, तो सत्कार का हो जाता है दोस्तों दुत्कार, क्या कर लेंगे दोस्तों, सत्कार का दुत्कार कर लेंगे। भर्त्सना, भर्त्सना का क्या हो जाता है दोस्तों, किसी की भर्त्सना करना, इसका मतलब उसका उल्टा हो जाता है प्रशंसा करना। ठीक है, निंदा का क्या हो जाता है, तो निंदा का वंदना हो जाता है, वंदना या निंद का वंद। निर्लज्ज का क्या हो जाता है, निर्लज्ज का लज्ज हो जाता है, सलज्ज, लज्ज कर लीजिए, सलज्ज कर लीजिए, यानी लज्जा के साथ। ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, दुत्कार हो जाएगा, सत्कार का दुत्कार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सवाल आता है पुरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का। ठीक है, तो पुरस्कार का हो जाता है दोस्तों तिरस्कार, पुरस्कार का क्या हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, तो इस तरह से एक एक तथ्य को आप ध्यान दीजिए, सवाल इतने गहराई से पूछा जाता है तो आपको तैयारी भी उसी लेवल पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं, तत्सम तद्भव वाला चैप्टर। ठीक है, सवाल दे रहा है कि यूपी विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल देखिए क्या कहता है, 2020 का सवाल है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम यानी वो शब्द जो संस्कृत से आ गया है। ठीक है, तो लिख रहा आस। अच्छा चलिए, एक तरफ मैं काम करता हूं ना, एक तरफ मैं तत्सम लिख लेता हूं और दूसरे तरफ मैं तद्भव लिख लेता हूं। ठीक है, तत्सम और तद्भव दोनों लिख लेता हूं ताकि आराम से आप चीजों को समझ पाएं। जैसे लिखा आस ना, तो आस जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। आस क्या है, तद्भव शब्द है। आस का तत्सम क्या होता, आस का तत्सम होता आशा, क्या होता आशा। इसी तरह से चांद, चंद्र बिंदु लगा है ना, तो चांद जो है तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसका हो जाता है चंद्र। ठीक है, तीखा भी दोस्तों क्या है, तीखा तद्भव शब्द है, तीखा का क्या हो जाता है, तिक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, तिक्त। ठीक है, इसी तरह से नारिकेल जो दे रहा दोस्तों, नारिकेल ये तत्सम शब्द है और नारिकेल का क्या हो जाएगा, नारियल हो जाता है, नारिकेल का नारियल हो जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, तत्सम पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए, ये नारिकेल क्या है, यही तत्सम है, ये नारिकेल ही तत्सम है। मैंने एक मतलब एक टेबल बना के आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि भाई आप चारों का जान लीजिए, जो नहीं है उसको भी जान जाइए कि इसका तत्सम क्या होगा, और तद्भव है तो क्यों तद्भव है, कहानी पूरी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2020 में, लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, पुनः दे दिया। आइए बनाते हैं दोस्तों, तो एक तरफ हम लिख देते हैं तत्सम और दूसरी तरफ लिख देते हैं तद्भव, तत्सम और तद्भव। जैसे लिखा अंगीठी, तो अंगीठी में चंद्र बिंदु है और चंद्र बिंदु वाले हमेशा क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। क्या हो जाएगा अंगीठी का, अग्निष्ठिका हो जाता, अग्निष्ठिका, ये खटकोड़ स है। ठीक है, इसी तरह से आंख के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, तो आंख का क्या हो जाता है दोस्तों, आंख का अक्षी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एला है, एला दोस्तों किसका होता है, तो एला इलायची का तत्सम होता है, किसका, इलायची का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, इलायची का तत्सम एला होता है। कंधा दोस्तों, कंधा जो लिखा है, वैसे कंधा पे ऐसे भी लिखा जाता है या फिर कंधा आप ऐसे भी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कंधा का तत्सम हो जाता है स्कंद, क्या हो जाता है, स्कंद हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही मिला, वो मिला एला, जो पहले से तत्सम है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी का आप जान गए ना अच्छे से, इस तरह से पढ़ना है। और कभी भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, आप ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए।
अगर इस पैटर्न में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कभी अपने से भी सवाल हल करिए ना, तो ये कोई, अब सोचिए परीक्षा में आपको कितना समय मिलता है और उससे कम समय में आपको चारों ऑप्शन की व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं, कम समय में ज्यादा अच्छा मटेरियल। तो जब आप पढ़ा करिए तो यही सोच के पढ़ा करिए कि नहीं, कम समय में हमें सब कुछ हल कर देना है, हर सवाल को एक्सप्लेन करना है, ये माइंड में होना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं दे रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में इस बात को बिठा के चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2020 में, लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो शब्द दोस्तों तत्सम नहीं है उसकी बात कीजिए। लिख रहा मिस्ट, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, यहां पुनः बना लीजिए, एक कॉलम बनाइए तत्सम का, एक कॉलम बनाइए तद्भव का। अभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मिष्ट दे दिया, ठीक है, तो मिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिष्ट मीठा को कहते हैं। किसे कहते हैं, मिष्ट, मिष्ट मीठा को कहते हैं। तो ये तो दोस्तों तत्सम पहले से पूछा, कौन सा तत्सम नहीं है। अश्रु किसे कहते हैं दोस्तों, तो अश्रु आंसू को कहते हैं। अश्रु किसे कहते हैं, आंसू को कहते हैं, ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। इसी तरह से धूम्र, धूम्र किसे कहते हैं दोस्तों, धूम्र धुआं को कहते हैं। किसे कहते हैं, धुआं को, ये भी तत्सम हो जाएगा। लेकिन जो गेहूं शब्द दे रहा है दोस्तों, ये गेहूं तत्सम नहीं है। गेहूं का तत्सम क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है। क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है। तो यहां गेहूं जो शब्द दिया है ये क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। और पूछा क्या है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो बहुत आसानी से हमने बता दिया कि कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि जो शब्द हिंदी भाषा में भी संस्कृत के समान प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। अरे तुम बचपन से पढ़ते चला आ रहे, ठीक है, यही तो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव में क्या होता है दोस्तों, जहां रूप परिवर्तित हो गया हो, ठीक है, जहां रूप परिवर्तन हो गया हो वो तद्भव कहलाते हैं। देशज का मतलब क्या होता है, देश में जन्मा, ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, जैसे झिल्ली, पन्नी, मुक्का, लोटा, खटिया, ठीक है, चटाई, ये सब देशज हैं, ठीक है। और संस्कृत मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल जो आपसे पूछा है ये तत्सम के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2 चैप्टर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक विलोम शब्द पे, एक तत्सम तद्भव पे। अगला चैप्टर हमारे सामने क्या है दोस्तों, अभी एक और सवाल देखिए, तब हो जाएगा। यहां पे आखिरी सवाल होगा मुझे लगता है, यह भी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। फांस किस शब्द का तत्सम रूप है। तो पोखर का तो होगा नहीं, और अच्छा अब बाकी का क्या है तो बताना पड़ेगा ना। जैसे प्यास जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, और प्यास का हो जाता है पिपासा। क्या हो जाता है, पिपासा, ठीक है। इसी तरह से फांस का फंदा हो जाता है। पहर का दोस्तों क्या हो जाएगा, पहर का प्रहर हो जाता है। क्या हो जाता है, पहर का प्रहर हो जाता है। पोखर कोई शब्द नहीं दोस्तों, पोखर की जगह पोखरा होना चाहिए, ठीक है, पोखरा होना चाहिए। तो इसका दोस्तों पुष्कर होता है, पुष्कर, ठीक है। पोखरा का क्या हो जाता है, पुष्कर हो जाता है। पोखर नहीं होना चाहिए, पोखरा देना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमें सही उत्तर से मतलब है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो 2 चैप्टर हमारा ही समाप्त होता है। तीसरा चैप्टर हमारे पास है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहां से भी सवाल आते हैं, आइए देखते हैं क्या सवाल दिया है। ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा होती 2018 में हुई थी, उसमें पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से अभ्र किसका पर्यायवाची। अभ्र, अभ्रक उभ्रक नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभ्र किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो देखिए रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र को अरड़ो भी कहते हैं, समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं, समुद्र को नदीस भी कहते हैं, नदियों के ईस है, ठीक है। अभ्र दोस्तों बादल का पर्यायवाची, बादल को क्या कहते हैं, अच्छा बादल को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, बादल के लिए एक पर्यायवाची यहां पर नभ्र याद रखिए। बाकी देखिए जल की पर्यायवाची में अगर द शब्द लगा दिया, जैसे जलद हो गया, जैसे नीरद हो गया, जैसे तोयद हो गया, तो ये सब बादल का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करिए कि सर अभ्र बादल को कहते हैं, आकाश को कहते हैं, बड़ा क्लोज टाइप का दे दिया उत्तर। तो दोस्तों मैं आपका थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहां पे गलती, ठीक है, ये बादल को नहीं, स्पेशली जो अभ्र शब्द है, हालांकि अनेकार्थी जब पढ़ेंगे तो अनेकार्थी में इसके अनेक अर्थ निकल कर आते हैं, लेकिन विशेष तौर पे दोस्तों इसे आकाश का पर्यायवाची माना जाना चाहिए। आकाश को क्या कहते हैं, आकाश को नभ कहते हैं। क्या कहते हैं, नभ कहते हैं। आकाश को आसमान कहते हैं, आकाश को द्यू कहते हैं, आकाश को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष कहते हैं। इस तरह से याद रखेगा। पवन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पवन को
अनिल कहते हैं, पवन को वायु कहते हैं, पवन को हवा कहते हैं, पवन को समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। पवन को बयार कहते हैं, बयार। ठीक है, ये सब पवन के नाम है। तो याद रखिएगा, अभ्र का मतलब बादल नहीं, आसमान करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा काम यह भी है कि अनेकार्थी न बता करके आपको पर्यायवाची बताते चले। जैसे पूछे सारंग, तो सारंग देखिए हिरण को भी कहा जाता है, लेकिन सारंग तो जल को भी कहा जाता है, सारंग हाथी को भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे सारंग मोर को भी कहा जाता है। ठीक है, तो तमाम चीजें जिसका नाम सारंग है। फिर क्या करेंगे? तो उस तरह से देखना पड़ेगा आपको कि आपके ऑप्शन में जो चीजें दी गई वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, आकाश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएल जेई सिविल का एग्जाम हुआ था 2015 में। अच्छा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर हम सवाल तो कर रहे थे समीक्षा अधिकारी की, फिर आप सर ये सब क्यों पढ़ाने लगे? देखिए, हम कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर, और आज तक जितने भी सवाल समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए वो सारे सवाल आपको पढ़ा दिए गए। सर 26 लेक्चर में सब समाप्त हो गए? नहीं, 26 लेक्चर आप ऐसे समझ रहे हैं ना, मान लीजिए आज की क्लास हम छोड़ दे तो आपने पढ़ा 25 लेक्चर, और हर क्लास में आप 5-5 सवाल किए, तो 25 बच्चे कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 25 चौका 100 और 25 बच्चे 125 सवाल। तो 125 सवाल आपने पर्यायवाची से कर लिया। ठीक है, 125 सवाल, और आज तक जितना पेपर हुआ उसमें 125 सवाल आया नहीं था, इसीलिए पर्यायवाची का सवाल हो गया समाप्त। और जब समाप्त हो गया, लेकिन बाकी सब बचे हुए हैं अभी। ठीक है, इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि पर्यायवाची वाले चैप्टर से मेंस में सवाल नहीं आता, इसलिए कम सवाल थे, जबकि विलोम शब्द से, तत्सम तद्भव से मेंस में भी सवाल आते हैं। आप केयर किए होंगे, नहीं केयर किए होंगे तो समझिए, इसीलिए सवाल जल्दी समाप्त हो गया इसका। लेकिन अब सीरीज चल रही तो हम पर्यायवाची चैप्टर बंद तो कर नहीं देंगे। तो मुझे लगा कुछ अन्य परीक्षाओं में पूछे गए जो सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं, क्यों उन पर हम चर्चा कर लें, है कि नहीं? और इतने से काम नहीं चलेगा, इस किताब को लेंगे ना तो हर एक चैप्टर में 500 सवाल मिलेगा। हर एक चैप्टर में विलोम का भी 500 सवाल, तत्सम तद्भव का भी 5 सवाल, पर्यायवाची का भी 500 सवाल, तब लगेगा आपको कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो लीजिए इस किताब को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां याद रखिए, लिख रहा अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा अच्छा, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताया। ठीक है, तो अश्व का मतलब घोटक भी होता है, अश्व का मतलब तुरंग भी होता है, लेकिन जंबुक नहीं होता है। जंबुक नहीं होता। अश्व का मतलब है भी होता है, ठीक है, जंबुक नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जंबुक पे पहले मात्रा चेंज कर दीजिए। जंबुक पे छोटा ओ की मात्रा करेंगे तो इस जंबुक का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? जामुन हो जाता है। क्या हो जाता है? इस जंबुक का मतलब क्या हो जाता है? जामुन हो जाता है। और अगर बड़ा ओ की मात्रा कर देंगे तो इस जंबुक का मतलब क्या होता है? सियार होता है। सियार को और क्या कहते हैं दोस्तों? सियार को श्रृंगाल भी कहते हैं, श्रृंगाल। ठीक है, श्रृंगाल भी कहते हैं, सियार भी कहते हैं। इसके अलावा सियार रात में पाया जाता है ना, इसलिए इसे निशा मृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निशा मृग, रात का हिरण, सियार को। ठीक है, इसके अलावा इसे अरण्य माने होता है जंगल, और श्वान माने होता है कुत्ता, तो जंगल का कुत्ता कहते हैं अरण्य श्वान। क्या कहते हैं? अरण्य श्वान। किसे कहा जाता है? सियार को कहा जाता है। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, तो जंबुक इसका एक नया नाम है। ठीक है, बाकी जंबू द्वीप था उसकी बात छोड़ दीजिए, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से शब्द आनंद दिया है, इस आनंद का पर्यायवाची कौन सा है? तो हिमांशु किसे कहते हैं दोस्तों? हिमांशु तो चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं, चंद्रमा को मृगांक भी कहते हैं, चंद्रमा को छपाकर भी कहते हैं। तुरंग किसे कहते हैं? तो तुरंग घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं। घोड़ा को सैंधव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंधव। ठीक है, बाकी घोड़ा कहा जाता है, कहा जाता है, बाज कहा जाता है, घोटक कहा जाता है, ये सब नाम हो जाएंगे। यहां प्रमोद कर दीजिएगा, राज गलत हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, हर्ष। ठीक है, हर्ष हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है, आनंद हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्न हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा। इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। आईएएस मेंस एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें एक सवाल आया था कि आंख का पर्यायवाची क्या है। अब देखिए यहां पर लिखा अजा, तो अजा नाम का कोई चीज होता नहीं, होना चाहिए इसको अज। क्या होना चाहिए? अज। और अगर अज लिख देता तो अज माने पता क्या होता है? अज कहते हैं दोस्तों बकरी को। किसे कहते हैं? अज कहते हैं बकरी को। बकरी को और क्या कहते हैं? बकरी को छेड़ी भी कहते हैं, बकरी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है,
याद रखेगा। और कभी कभी दोस्तों याद रखेगा अज ही मिलता है, अज ब्रह्मा को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है, तो ये भी याद रखेगा। बाकी ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है, भाग्य विधाता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ठीक है, स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है, ये सब भी उन्हीं का नाम है। अक्षी दोस्तों आंख को कहा जाता है, ठीक है। चंचला, चपला, चंचला हो गया, चपला हो गया, दामिनी हो गया, सौदामिनी हो गया, ठीक है, सौदामिनी हो गया। ये सब किसे कहते हैं दोस्तों? ये सब बिजली का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? बिजली, विद्युत का पर्यायवाची है, तो याद रखेगा। ईसु दोस्तों किसे कहते हैं? ईसु, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ईसु कहा जाता है सर को। किसे कहा जाता है? सर। और वो सर मतलब सरोवर नहीं होता, सर मतलब बाण होता है। क्या होता है दोस्तों? बाण होता है। सर मतलब तीर होता है, सर मतलब सायक होता है, ठीक है, ये सब दोस्तों सर है, ठीक है। अच्छा, इस सर में दोस्तों एक काम करेगा ना, यहां बड़ा सर लिखेगा, ठीक है, बड़ा सर, ये वाला सर करेगा। ईसु इसका पर्यायवाची होता है। आपसे चक्षी पूछा था, अक्षी पूछा था, तो आंख के लिए और पर्यायवाची मैं आपको बता दूं। जैसे आंख के लिए याद रखेगा, आंख को क्या कहते हैं? आंख को दृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृग कहते हैं। आंख को लोचन कहते हैं, आंख को चश्म कहते हैं, यहीं से चश्मा शब्द बना है, ठीक है। आंख को अक्षी कहते हैं, आंख को चक्षु कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये आंख का पर्यायवाची है। आंख को नयन कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें एक सवाल आया था कि आग का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। आग का पर्यायवाची क्या है? तो पुंडरीक दोस्तों याद रखेगा, श्वेत कमल को कहा जाता है। सफेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। वैश्वानर दोस्तों किसे कहते हैं? वैश्वानर हो गया, हुतासन हो गया, हुतासन हो गया, अनल हो गया, अनल हो गया, ज्वाला हो गया, ये सब किसका नाम है? ये सब आग का नाम है। सैंधव किसे कहते हैं दोस्तों? तो सैंधव घोड़ा को कहते हैं, ठीक है, सैंधव घोड़ा को कहते हैं। घोड़ा को अश्व कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं। शक्र किसे कहते हैं? शक्र, शक्र कहते हैं दोस्तों इंद्र को। किसे कहते हैं? शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र को मधवा भी कहते हैं, मधवा। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, इंद्र को देवेंद्र भी कहते हैं, इंद्र को महेंद्र भी कहते हैं, महेंद्र, ठीक है। तो ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब इंद्र का नाम है, ठीक है। याद रहेगा कि केवल मैं बताते चल रहा हूं। देखिए मुझे पढ़ाने में इस तरफ बड़ा आनंद आता है, ठीक है। समय का पता बिल्कुल नहीं चलता और मुझे लगता है आपको भी ये महसूस होता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला चैप्टर यहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है। 3 चैप्टर भी हम लोगों ने कवर किया, एक विलोम शब्द कवर किया, एक तत्सम तद्भव कवर किया, एक पर्यायवाची कवर किया। चौथा चैप्टर हमारे सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी चैप्टर को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। 5 स्पेशल सवाल यहां से भी देखिए। ये सवाल देखिए विधानसभा आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है वो ढूंढकर आपको बताना है, प्लस सही भी लिखना है कि नहीं। भाई नहीं लिखा है तो इसको सही करना पड़ेगा ना हमें। सुनिए क्या लिखा है, लिख रहा है जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है, ठीक है, अनिर्वचनीय कहा जाता है। अब समझिएगा, आगे लिख रहा है जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं, जिसके प्रति गहरा लगाव होता है ना उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुरक्त कहा जाता है। विरक्त तो मतलब हो जाता है कि मतलब मोह माया सब त्याग दो अगर आप, तो अपना विरक्त जीवन जीने लगते हो, ठीक है। यानी मोह माया से दूर, जहां प्रेम लगाव ना हो तब विरक्त शब्द आता है। तो ये तो गलत लिखा था, यही हमें पहचानना भी था, ठीक है। आगे लिख रहा है, अच्छा ये अनिर्वचनीय बिल्कुल सही है। एक शब्द होता अकथनीय, जिस कथन को कहा ना जा सके, जिस बात को कहा ना जा सके उसके लिए अनिर्वचनीय भी होता है और अकथनीय भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य है, वो गलती क्या है? क्षम्य है। और कई बार होता ना कि ऐसी गलती जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहा जाता है, तो कहा जाता है तुमने अक्षम्य पाप किया है, यानी क्षमा योग्य भी वो पाप नहीं है, ठीक है। जिसे रोका ना गया हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, ठीक है। जिसे रोका न गया उसे अनिरुद्ध कहते हैं, और जिसे रोका गया हो, ठीक है, उसे अवरुद्ध कहते हैं। रोके जाने को क्या कहा जाता है? अवरुद्ध। यह मार्ग अवरुद्ध है, रोका गया है, अवरुद्ध है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, इस तरह के तथ्य आपको समझने पड़ेंगे। बड़ा स्पेशल चैप्टर है, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 विशेष किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया। सुपर सेलिंग चल रही दोस्तों, दोनों किताबें धुआंधार बिक रही हैं। बहुत जल्द स्टॉक हमारे यहाँ समाप्त होने वाला है, फिर ना कहिएगा कि नितिन। अच्छा मेरा एक काम है ना, एक बार जब किताबें समाप्त हो जाएंगी इस बार तो मैं दोबारा प्रिंट नहीं कराने वाला, ठीक है। तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए। हो सकता है आप किसी अन्य पब्लिकेशन की किताब रखे हो, अरे यार एक और रख लो, कौन सा बार बार परीक्षा आता है, एक बार तो आया है, मौका पे चौका लगाना सीखो, ठीक है।
कोई मौका छोड़ो मत कि नहीं सर बाद में ना रह जाना, अरे नितिन सर वाली किताब ले लिया होता ना कुछ फायदा हो गया होता, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज ही किताब ले लो। और भी किताबें, सुपर सेलिंग बुक तो हमारी अपनी हिंदी की चल रही दोस्तों, जबरदस्त। जितना भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, चाहे जिस भी परीक्षा में भारत में आता हो, वो सब दोस्तों यहां मिल जाएगा। शानदार किताब है, लेके देखो तब समझ में आएगा क्या क्वालिटी है कि नहीं है। बाकी नितिन सर तो भाई अपनी किताब की बड़ाई करेंगे, है कि नहीं। चलिए, नितिन सर सब किताबों की बड़ाई करते, मैं कभी नहीं कहता कोई किताब खराब है, मैं ये कहता हूं हाँ अन्य किताबों के साथ साथ ये किताब भी होनी चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूं। मैंने कभी आज तक कहा कि फला किताब मत खरीदो, सब किताब अच्छी होती है। आप और समय निकालो और प्रैक्टिस करो कि 2 की बजाय आप 4 किताब पढ़ो, है कि नहीं। किताबें खराब नहीं होती, किसी भी पब्लिकेशन की किताबें खराब नहीं होती। हाँ ये है कि किताबों में कंटेंट अलग अलग होता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि नहीं, अन्य किताबों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा मटेरियल आपको यहां मिल जाएगा, मेहनत से काम किया गया, ठीक है। बाकी हर किताबें अच्छी होती, किताबें बुरी नहीं होती, किताबें खराब नहीं होती। अरे भाई उसी सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खराब कैसे हो जाएंगी, ठीक है। माता सरस्वती का वास होता है हर किताब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। अनुगामी, अनुगामी, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, जो पीछे पीछे गमन करने वाला हो, पीछे पीछे चलने वाला हो, अनुसरण करने वाला नहीं, अनुकरण करने वाला भी नहीं, अनुगमन करने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आपने उत्तर देख लिया, क्योंकि लिखा भी अनुगामी, तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे अनुगमन करने वाले को क्या कहा जाता है, पीछे पीछे गमन करने वाला, पीछे पीछे चल। मान लीजिए ये न लिख करके अगर ये लिख देता पीछे पीछे चलने वाला, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्या, चलने वाला, तो भी सही होता, ठीक है। यह भी लाइन सही है। हर लाइन को प्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। एग्जामिनर या परीक्षक के दिमाग में जो आया उसने वैसा ऑप्शन तैयार किया, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, विधानसभा प्री परीक्षा में ही पूछा गया सवाल है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक सवाल, एक शब्द बताइए, अनिवार्य। देखिए अनिवार्य का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, वो कार्य आवश्यक है, जरूरी है, वैकल्पिक ना हो। अगर वैकल्पिक, अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाता है, कभी कभी विलोम आता है, तो अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाता है, ऐच्छिक, आपकी इच्छा पर, या वैकल्पिक जहां विकल्प हो, ठीक है। तो अनिवार्य तो होगा नहीं, अशक्य भी नहीं होगा, ठीक है। अप्रवासी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों के मन में आता है सर ये गलत दिया है, जो विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहा जाना चाहिए। नहीं, प्रवासी किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब अपने देश का कोई व्यक्ति विदेश में रहता तब उसे प्रवासी कहते हैं, ठीक है। अपने देश का व्यक्ति, अपने देश, या अपने देश से मत मतलब रखिए, एक देश का व्यक्ति जब अन्य देश में निवास करे, ठीक है, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे प्रवासी कहते हैं। लेकिन जब अपने, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। तो बात को समझिएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। मान लीजिए सवाल आया परीक्षा में कभी, हालांकि ये जीएस का सवाल है, स्टैटिक जीके का सवाल है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है, आप कहेंगे सर आपको इतना कैसे याद रहता है। इसलिए याद रहता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से चल के भारत आए थे। उसके पहले अफ्रीका में रहते थे वो, बाद में भारत में आ गए परमानेंट, इसलिए दोस्तों प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इस सब तथ्यों को भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है, यह भी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। 2020 वाले एग्जाम में आया था। वह पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई हो। हम जनरली ये पढ़ते हैं विधवा महिलाएं, महिलाएं विधवा होती है ना, तो जो विधवा महिलाएं होती है उनके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दुखी नहीं कहते, उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं दोस्तों, विधुर। विरागी भी नहीं, पतिव्रता भी नहीं, क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर परीक्षा में पूछ दे विधवा किसे कहते हैं, तो याद रखेगा जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, मृत्यु हो गई हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विधवा कहते हैं। और जिसका पति हो उसे क्या कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं, विधवा सधवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी देखिए, मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि मितभाषी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, जो कम खर्च करता है। नहीं, कम खर्च करने वाले को मितभाषी नहीं कहा जाता, ठीक है। तो कम खर्च करने वाला क्या हो जाता है, कम के लिए हो जाएगा दोस्तों मित व्ययी। क्या हो जाता है, मित व्ययी, कम खर्च। मित का
मतलब ही होता है कम। जो कम खाता है यह भी नहीं होगा, ठीक है। जो कम बोलता है, भाषी मतलब बोलना, ठीक है। जो मीठा बोलता नहीं, ठीक है। मीठा बोलने वाले के लिए शब्द होता है मृदुभाषी। क्या शब्द होता है? मीठा बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, ठीक है। और अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। और उसी तरह से कम बोलने वाले के लिए मितभाषी भी होता है। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए अगला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों, वाक्य शुद्धि। हमने वर्तनी शुद्धि के सारे सवाल आपको करा दिए थे, अब वाक्य शुद्धि के सवाल बचे हैं। ये वाक्य शुद्धि का सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है और पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, जो सही वाक्य उसे बताइए। तो 4 में एक ही सही है, ठीक है। बाकी क्यों गलत है ये भी मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। लिख रहा है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। भाई अगर आपने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया तो आपको शोक हो जाएगा, शोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शोक कब व्यक्त किया जाता है? जब करुणा वाली बात हो, ठीक है। याद रखेंगे, दुख भी नहीं व्यक्त करेंगे, क्षोभ भी नहीं होगा दोस्तों। यहां लिखेंगे खेद है, ठीक है। परेशानी के लिए क्या है? खेद होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। किस शब्द का आपको महसूस हो रहा, सब एक ही जैसे हैं, लेकिन किस शब्द का प्रयोग कहां करना है वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो याद रखेगा, जैसे आप कहिए दुख है कि मैं आपके घर ना पहुंच पाया, ठीक है, इस बात का दुख है, ठीक है। उसी तरह से क्षोभ नहीं होगा। शोक कब होता है? जब किसी का देहांत हो जाए, निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, और तब आपने तो कहेंगे क्षोभ है में, ठीक है। तो परेशानी, तो हर चीज को व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये देखिए आरओ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। सवाल क्या दिया है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं होती, हलवाई की एक दुकान होती है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान गलत, एक हलवाइयों की दुकान गलत। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की दुकान होगी भैया ना, हलवाई की एक दुकान, एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान। ये परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, प्री परीक्षा 2014 का अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह भी गलत हो जाएगा। अनेकों नाम है, गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्यों? अनेक स्वयं में क्या है दोस्तों? अनेक स्वयं बहुवचन है। स्वयं क्या है दोस्तों? बहुवचन है। तो जो चीज बहुवचन उसको दोबारा बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे पिता का बहुवचन पिता ही होता है, पिताओं नहीं हो जाता है। मामा का मामाओं नहीं हो जाता है। नाना का नानाओं नहीं हो जाता है। नानी का नानियों नहीं हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसी तरह से स्वयं बहुवचन है तो अनेक को अनेक ही रहने दीजिए, उसको बहुवचन न बनाइए। बहुवचन बनाएंगे जबरदस्ती उत्तर गलत करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2014 का अगला सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य उसका चयन कीजिए। देखो फूल पर भौरे भिनभिना रहे हैं, भौरे भिनभिनाते नहीं है, ठीक है। भौरे क्या करते हैं दोस्तों? भौरे गुंजार करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फूलों के ऊपर नहीं दोस्तों, फूलों पर गुंजार करते हैं। फूलों के ऊपर भिनभिनाना गलत है, तो एक ही ऑप्शन जो सही नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 कि देखो भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे हैं, तो मक्खियां भिनभिनाती, भौरे क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एक एक बात याद रखते हैं, ठीक है। जैसे सिंह क्या करता है? शेर दहाड़ता है, ठीक है। घोड़े हिनहिनाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। भाई इस तरह से सबकी आवाज के लिए अलग अलग शब्द है, उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तब जाके उत्तर होगा, ठीक है। तो 2014 का एक सवाल देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसकी शंका का निवारण हो गया, शंका का निवारण नहीं होता, शंका का समाधान होता है, ठीक है। शंका समाप्त हो गई, ये नहीं सेट हो रहा है। शंका का समाधान हो गया और यहां तो शंका ही गलत लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप खुद भी जान रहे हैं कि क्यों गलत है, जान रहे हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल नमकीन। अच्छा यहां से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विशेषण विशेष का, और ये विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है। तो नमकीन जो विशेषण है दोस्तों, ये नमक शब्द से बना होगा, नमक शब्द से बना होगा, नमक से ही तो नमकीन बनता है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द नमक होगा। और याद रखिएगा, नमक क्या दोस्तों? ये सर्वनाम तो है नहीं और ये क्रिया भी नहीं है। सर्वनाम क्यों नहीं है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाए, हम, मैं, तुम, यह, वह, यह सर्वनाम होता है, सर्वनाम तो है नहीं। क्रिया दोस्तों वर्ब इज एन एक्शन, यानी कार्य करना क्रिया होता है। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, सोना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, यह क्रिया है। यह कोई क्रिया भी नहीं है और ना ही अव्यय है। तो बचा ऑप्शन क्या दोस्तों? यह संज्ञा है। नमकीन क्या है दोस्तों? संज्ञा है,
नमकीन क्या है? जैसे दाल चावल अनाज वगैरह होते हैं, ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसको याद रखेगा। अगला सवाल देखिए इसी चैप्टर का, विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2020 में आया था सवाल कि प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में अंडरलाइन था, मैं बड़ा परेशान हुआ, सवाल मेरे सामने मैं परेशान। यहां अब एक मिस्टेक हुआ, अंडरलाइन गायब। हमने कहा प्रेमचंद जी के बारे में पूछ रहा है कि हिंदी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? बाद में मैंने पलट के देखा, पता चला सर्वोत्तम के नीचे अंडरलाइन था, और आपको उस अंडरलाइन वाले को बताना है कि क्या है। तो दोस्तों सर्वोत्तम कोई संख्या तो है नहीं, ना ही सर्वोत्तम दोस्तों क्या है? परिमाण है, माप तौल की चीज है, ना ही व्यक्ति है। यह क्या है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये गुणवाचक विशेषण है। क्यों? सर्वोत्तम मतलब सभी में उत्तम, ये उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो याद रखेगा गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, जो सर्वनाम के स्थान पे जो विशेषण आता है उससे संबंधित सार्वनामिक कहते हैं। लिख रहा है सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे कहते हैं क्या? ठीक है, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए जवाब दीजिए। या फिर सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं तब कहा जाता है, या सबके साथ प्रयुक्त होता है? तो सबके साथ तो होता नहीं है। सर्वनाम की विशेषता खुद सर्वनाम बता नहीं सकता, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करना यह भी नहीं है। जब सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तब उसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, यह भी देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2020 में। कह रहा किसी रूप गुण दोष भाव रंग आदि को प्रकट करने वाला विशेषण क्या है? संख्यावाचक तो संख्या को बताता है, सार्वनामिक संज्ञा ऐसे सर्वनाम को बताता है जो संज्ञा को इंडिकेट करते हैं, ये गुणवाचक में आ जाएगा। परिमाणवाचक में हमेशा याद रखेगा माप तौल वाली चीजें आती। क्या आती दोस्तों? परिमाणवाचक में हमेशा माप तौल की चीजें याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुण को बता रहा है, क्योंकि किसी का रूप से संबंधित बातें हो गया, गुण दोष संबंधी बातें हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुण। जैसे मोटा पतला हरा पीला नीला काला, आकार बोधक स्थान बोधक दिशा बोधक, ये सब दोस्तों गुणवाचक में आते हैं एक साथ। ठीक है, इसके 8 भेद होते हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आगे देखिए, ये भी देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो संख्यावाचक तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि जहां गुण दोष की बात किया आप आंख मूंद कर दोस्तों उसे गुणवाचक ही मानिए। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है कि यहां सर्वनाम लगा दे कि बच्चे सार्वनामिक कर लें। भाई अगर गुणदोष की बात हो रही है किसी भी तरीके से तो सिंपल सी बात है वो गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक नहीं है। बाकी व्याख्या सर्वनाम, अच्छा बताइए विशेषण किसकी विशेषता बताता है? चाहे संज्ञा की चाहे सर्वनाम की। तो भाई चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, मुद्दा यहां गुणदोष का है, मुद्दा यहां ये रूप रंग का है, मुद्दा यहां दिशा बोधक दशा बोधक चीजों का है। तो वो अगर किसको इंडिकेट करते हैं उससे मतलब नहीं है तो गुणवाचक। ये सब दोस्तों कहां पर आएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। और देखिए इसी तरह से आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों किताबें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हिंदी किताब इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ये जीएस की भी स्पेशल किताब है। आप एक बार लेके देखो, भरोसा करो नितिन सर पर, बहुत शानदार किताब है। वरना अब समाप्त हो जाएगा तो प्रिंट नहीं कराएंगे, प्रिंट करने पर बाद में किताबें बच जाती तो बड़ा दिक्कत होती। ठीक है, और आपको हमेशा नई किताबें चाहिए, पुरानी किताबें चाहिए नहीं, तो स्टॉक एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर आपको मिल नहीं पाएंगे और स्टॉक अपनी समाप्ति की तरफ है। और ज्यादा दिन है नहीं, मुझे लगता है 2-4-10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उतना भी नहीं बचा है। तो अब कहेंगे 2-4-10 गुणा करके देख लिया कि मुझे ऐसा अंदाजा है कि इतने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ले लीजिए, आपके लिए कम समय बचा है और परीक्षा भी नजदीक आ रही है तो थोड़ा समय रहेगा पढ़ने का किताब तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी की निवेदन आप सभी से है, क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करिएगा। दिल में जो आए ना नितिन सर के लिए 2 शब्द लिखिए, एकदम धमाकेदार टाइप का। अच्छा, जो मुझे लगे कि नहीं आपने कुछ लिखा है, लेकिन कब? जब आपको लगे नितिन सर ने मेरे लिए कुछ किया है तब। और जब तक ना महसूस हो कि नहीं नितिन सर अभी मजा नहीं आया, उस मजे वाली घड़ी का इंतजार करिए। जिस दिन मजा आएगा उस दिन कमेंट कीजिएगा। मैं जबरदस्ती कोई चीज नहीं लेता, जब आप स्वेच्छा से देना चाहिए, दिल से देना चाहें तभी दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। मैं 100% देकर आपको पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, अच्छे कंटेंट देता रहूंगा, बाकी सब आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।